आपको ये है ना कि पीजीबीपी में से कम 15 नंबर का चैप्टर आएगा और उसमें से भी 6 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, सो दैट विल बी रिलेटेड टू सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर एक्सपेंडिचर, यानी अगर कोई भी असेट आप यूज कर रहे हो तो यूज करते टाइम उसकी वैल्यू डिमिनिश जरूर होती है, जितनी जितनी वैल्यू घटती चली जाती है वो होता है उसका डेप्रीसिएशन, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक असेट ऐसी होती है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, यस इट विल नेवर बी डेप्रिशिएटेड, वो है लैंड। लैंड के लिए कभी भी डेप्रीसिएशन का वर्ड यूज नहीं होता, याद रखना हमेशा, कभी भी लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी। अब बात आती है कि अगर हमें और असेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो वो कौन सी दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहली कंडीशन, वो असेट बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए, चाहे उसका एक्टिव यूज हो चाहे पैसिव यूज हो। एक्टिव यूज, पैसिव यूज, ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्टिव यूज का मतलब है कि आपने मान लो कोई फर्नीचर लिया, वो डेली यूज आपका यूज हो रहा है, आप उस पर बैठ रहे हो, आपका स्टाफ बैठ रहा है, वो एक्टिवली यूज हो रहा है। पैसिव यूज का मतलब होता है, मान लो आपने फायर एक्सटिंग्विशर ले लिया, ठीक है। अब अगर असेसी ने फायर एक्सटिंग्विशर लिया है तो वो तो यही चाहेगा फॉर्चुनेटली कि वो कभी यूज ही ना हो, क्योंकि फायर लगेगी तो उसको यूज करना पड़ेगा, वो यूज ना हो, तो स्टिल वो यूज नहीं हो रहा, बट हम उसको मानेंगे कि ये इसका पैसिव यूज है, ठीक है। या फिर अगर उसने कभी यूज कर भी लिया तो भी पैसिव यूज है, बार बार यूज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। फिर आता है और असेसी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, चाहे वो फुली ऑनर हो चाहे वो को ऑन प्रॉपर्टी हो। को ऑन मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑनर्स होते हैं, लेकिन हाँ उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट का ऑनर वो जरूर होना चाहिए, तभी वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। ये है इसकी दो कंडीशन। अब मैंने आपको कुछ आगे इसमें नोट्स लिखवाए हैं, वो देखते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन तब अलाउड होता है अगर असेसी बेनिफिशियल ऑनर है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है कुछ केसेस में ना कि ऑनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीगल ऑनर, एक होता है बेनिफिशियल ऑनर। अभी बात करते हैं कैसे। अब मान लो कि मिस्टर ए जो है वो लीगल ऑनर है एक हाउस प्रॉपर्टी का, एक बिल्डिंग का, इनफैक्ट नॉट द हाउस प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग का। उसने कह दिया कि लेकिन इस बिल्डिंग से जब भी कोई इनकम आया करेगी वो मुझे नहीं, वो मिसेस ए को मिलेगी। तो यानी लीगल ऑनर जो है वो कौन है स्टूडेंट्स? लीगल ऑनर जो है वो मिस्टर ए है, लेकिन उसका बेनिफिशियल ऑनर, उसका बेनिफिट किसको होगा असेट का? वो होगा मिसेस ए को। तो यहां इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर पाएगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के अंडर डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिशियल ऑनर क्लेम करता है, लीगल ऑनर नहीं, ठीक है। अब बात आई लीज। लीज क्या होता है? लीज मतलब लॉन्ग टर्म रेंट पे दे दिया। आपको पता है इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो इनका बैंक होता है, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज वर्किंग ऑन द लीज सिस्टम, यानी उनका जो बैंक है वो लीज पर लिया होता है, वो कभी भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करते। मोस्टली इंडिया में ये बैंक ऐसा ही कर रहे हैं। अब लीज के केस में ऑनर कौन होता है? लॉन्ग टर्म रेंट, मैम लेसर। लेसर यानी जिसने लीज पर दिया है वही ऑनर होगा। हाँ, तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर करेगा, लेसी नहीं। लेसी यानी वो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है, वो क्यों करेगा? लेसर की प्रॉपर्टी है वो करेगा। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरीके की लीज आती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। क्या वो इनकम टैक्स में वर्क करेगा? नहीं। किसी तरीके की लीज है, लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हायर परचेज। अब ये हायर परचेज क्या होता है स्टूडेंट्स? हायर परचेज के केस में जैसा हमने अकाउंट्स में पढ़ा, क्या रहता है कि पर्सन जो है ना वो हायर इंस्टॉलमेंट्स देता रहता है। मान लो उसने कोई ट्रक परचेज करा, ट्रक है 10 लाख रुपए का, उसने हायर परचेज सिस्टम पर ले लिया, तो 2 लाख रुपए वो डाउन पेमेंट दे देगा, बाकी को वो 5 सालों तक देता रहेगा। उसके बाद ऑनरशिप उसके नाम पर कब ट्रांसफर होती है? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें कहता है कि देखो, इन केस ऑफ हायर परचेज, वो जो पर्सन है, असेसी है, जो कि हायर परचेजर है, ठीक है, वो बिगनिंग से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। यहां पर ये अज्यूम किया जाता है कि वो बिल्डिंग उस पर्टिकुलर असेट का ऑनर बिगनिंग से है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि पता है वो लेगा, जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ द ईएमआईज। ओके, तो हायर परचेज के केस में जिस पर्सन ने परचेज किया है वो बिगनिंग से डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो कोई असेट है और वो पार्शियली ऑन्ड है। पार्शियली ऑन्ड यानी मान लो 10 लाख की असेट है, असेसी चिंतामणि उसका 40% का ऑनर है, तो कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा? कॉमन सेंस है यार, 40% करेगा, उससे ज्यादा कैसे कर सकता है?
अगर कोई स्टैंड बाय मशीनरी है, ये इमरजेंसी स्पेयर्स है। स्टैंड बाय मशीनरी क्या होती है? जो यूज नहीं करी जाती, हाँ बस उन्होंने रख ली कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी दे विल यूज इट। इट्स अ काइंड ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो, ठीक है। या कुछ इमरजेंसी स्पेयर्स रख लिए कि भाई अगर ये नहीं चला तो हम इसको, जैसे स्टपनी वाला होती है, ठीक है, उसके केस में डेप्रिसिएशन के लिए ना ये बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन तब क्लेम कर पाओगे व्हेन एन असेट इज पुट टू यूज। हाँ, अभी आगे मैंने लिखा भी है ये, दैट व्हेन एन असेट इज पुट टू यूज, यानी जब ये नहीं है आपने लेकर अलमीरा में लॉक कर दिया, नहीं, जब आप उसको यूज कर रहे हो ना, यूज करना आपने एक बार भी स्टार्ट कर दिया, फिर चाहे 10 साल मत करना, एक बार भी स्टार्ट कर दिया, व्हेन इट इज पुट टू यूज, उसको यूज करने के लिए कर लिया आगे उन्होंने, तो डेप्रिसिएशन क्लेम होना स्टार्ट होता है। लेकिन अब क्या कहें, वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लो क्या? नहीं ना। सो इवन इन द केस ऑफ स्टैंड बाय मशीनरी एंड इमरजेंसी स्पेयर, अगर वो रेडी टू यूज है, कभी भी यूज किया जा सकता है, एंड इन फैक्ट इट इज नॉट पुट टू यूज, तो भी डेप्रिसिएशन क्लेम हो पाएगा। ये थी इसकी कुछ पॉइंट्स। फिर बात आती है, हमारे पास जितनी भी असेट्स डेप्रिशिएबल असेट है, डेप्रिशिएबल असेट यानी द असेट्स विच आर एबल टू फॉर डेप्रिसिएशन केस, ठीक है, जिन पर डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो डेप्रिशिएबल असेट्स को स्टूडेंट्स हमने ना 4 क्लासेस में, एक तरीके से 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले 3 ग्रुप हैं रिलेटेड टू टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स जिसको हम देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कार एंड ऑल। फिर आती है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है वो असेट जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट, लाइक क्या हो सकता है, रील इट, फील इट, नो, इट्स लाइक कि मान लो कोई नो हाउ है, उसकी नॉलेज है किसी पर्सन की, पेटेंट है, अब उसको देख ले क्या, बट हमें पता है हाँ इसके पास है, ठीक है, सो दैट्स एन इंटेंजिबल असेट, लाइक द नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड ऑल। अब हमने फर्स्ट 3 ग्रुप्स, इनकम टैक्स में ग्रुप को बोला जाएगा क्लास, उसको यस इट्स अ क्लास, ठीक है। तो क्लास, पहली 3 क्लासेस है टेंजिबल असेट्स के लिए और 4th क्लास है इनटेंजिबल असेट के लिए। अब ये ऐसा का ऐसा रहेगा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज इट। पहली क्लास बिल्डिंग हो गई, क्लास 2 हो गई फर्नीचर और क्लास 3 हो गई प्लांट एंड मशीनरी। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम समझेंगे भी कि किस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो इट मीन्स 3 क्लासेस बना दी टेंजिबल असेट्स में और एक में बना दी इंटेंजिबल में। एक आ गई बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, 4th आ गई इंटेंजिबल असेट की। अब स्टूडेंट्स इन दिस केस अब बात आती है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, ठीक है। क्लासेस समझ आ गई डेप्रिसिएशन की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन हमें यूज आएगा। अब डेप्रिसिएशन रेट कौन सा लेना है? अरे मैम पेपर में लिख कर देगा वो WDV है या SLM, यूज नहीं, वो अकाउंट्स की बात थी, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो हर पर्सन यही जाएगा ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूँ, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतनी इनकम कम होगी और उतने पे ही कम टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन रेट जो है वो सेक्शन 32 में मेंशन कर दिए कि जो हम डेप्रिसिएशन रेट बोल रहे हैं ना दोस्तों, आप वही ले सकते हो। उसके अलावा अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन रेट लिया तो वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर? यस। तो पहली मैं बात कर रही हूँ बिल्डिंग की। देखो, बिल्डिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मैम रेट्स याद करने हैं, यस मैं अभी क्लास में करवाऊंगी भी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जनरल बिल्डिंग एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, आप नॉर्मली जिस जगह रह रहे हो उसका ज़्यादा ख्याल रखते हो या फिर कोई और बिल्डिंग है उसका? मैम जिस जगह रह रहे हैं, क्योंकि अगर हम रह रहे हैं ना तो हम आसपास का सारा ध्यान रखेंगे कि बढ़िया से साफ सफाई वाला हो, ठीक है, कुछ क्रैक्स वगैरह ना हो। इसीलिए बोला बिल्डिंग में अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहां रहा जा रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 5%, क्योंकि उसका इतना वियर एंड टीयर लॉस नहीं होगा। बट इफ इट इज अ जनरल बिल्डिंग तो 10% का डेप्रिसिएशन है। 70,000 की बिल्डिंग है तो 7,000 का डेप्रिसिएशन है। फिर आता है टेम्पररी स्ट्रक्चर। टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कि कच्चे मकान होते हैं, यानी कि जो पक्के ईंट सीमेंट से नहीं बने होते। इट्स अ काइंड ऑफ वुडन स्ट्रक्चर्स जो लकड़ी से बने हैं, ठीक है। उनके केस में तो स्टूडेंट देखो, अगर हवा वरा आई, तेज बारिश आ गई ना तो भी बहुत नुकसान होगा। तो उनको कहा टेम्पररी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 40% के रेट से पर एनम डेप्रिशिएट होते हैं। तो जल्दी से जरा बिल्डिंग के रेट्स को याद करते हैं दोबारा से। बिल्डिंग में मैंने 3 कैटेगरीज पढ़ाई, रेजिडेंशियल, जनरल, टेम्पररी स्ट्रक्चर। रेजिडेंशियल कोई ज़्यादा यूज नहीं, मतलब वो ज़्यादा उसको खराब नहीं करेंगे, 5%। जनरल जनरल 10%, और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40%, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होगा तेज बारिश भी आ गई तो।
अब है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का रेट सिर्फ एक है, यानी क्लास 2 का रेट सिर्फ एक है, दैट इज 10%। किसी भी तरीके का फर्नीचर या फिटिंग होगी तो उस पर रेट लगता है 10%। ओके, यस। उसके बाद बात आती है क्लास 3, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। इसकी कैटेगरीज को अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहली प्लांट एंड मशीनरी, हाँ, जो गाड़ियाँ मोटर व्हीकल सब आ रही हैं, सब में मशीनरी फिट है, यस। तो सब प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आती है, उनके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं होगी। अब इन्होंने कहा अगर कोई मोटर व्हीकल है और उस मोटर व्हीकल को आप यूज कर रहे हो इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर मतलब आप उनको हायर बेसिस पे रेंट पे देते हो कि चला लो, मतलब किसी और को रेंट पर देना कि आप चला लो। यार एक बात बोलूं आपको, क्या इसमें ना खर्चा बड़ा आता होगा, क्योंकि दूसरा इतना ध्यान नहीं रखता है ना। और अगर आप उसको रनिंग देम ऑन हायर दे भी रहे हो तो वो बहुत उस पर ज़्यादा वियर एंड टीयर एक्सपेंडिचर आएगा, है ना। इसमें स्टूडेंट नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन लगता है वो है 30%, लेकिन हमारे पास ना 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक, अगर मैं बोलूँ तो इन द केस ऑफ द कोविड-19, ठीक है, ये बोला गया था कि चलो आपको और ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे देते हैं जिससे कि लोगों को टैक्स इतना ना भरना पड़े। उस केस में बोला था कोई और मोटर व्हीकल्स अगर हैं, पहले इसकी बात करते हैं चलो। उस केस में बोला नॉर्मल 30% का डेप्रिसिएशन दिया जाता है उन मोटर व्हीकल्स को विच आर रनिंग देम ऑन हायर, लेकिन अगर 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच की बात है, आपने तब एक्वायर किया और पुट टू यूज किया, तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट रहता है 45%। ये सब इसका मतलब जिन्होंने तब मोटर व्हीकल परचेज कर ली थी, आज भी उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 45%। ओके, यस। चलो अब बात आती है नेक्स्ट, दैट इज अदर मोटर व्हीकल। अच्छा मैम आज भी मतलब जब हम उस कैटेगरी का निकालेंगे तो 45 ही लगेगा। फिर बात आई अगर वो इन द रनिंग ऑफ इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर यूज नहीं होती, दैट इज द केस ऑफ द अदर मोटर व्हीकल्स, तो स्टूडेंट्स नॉर्मल रेट 15% है। अगर एक्वायर एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 19 एंड 31 मार्च 20 है, तो जैसे पहले केस में 30 में 15 ऐड करा 45 आया, इसमें 15 में 15 ऐड करा तो 30 आया। याद हो गया, यस। फिर बात आती है शिप्स की। स्टूडेंट शिप्स का रेट रहता है, जो शिप्स होती हैं उसका रेट रहता है 20%। अब आप सोचेंगे मैम इतने सारे रेट याद कैसे होंगे, तो देखो कैसे याद होंगे। पहला तो जब हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और मैं साथ साथ यहाँ याद भी करवाऊंगी क्लास में। पहले मैं बिल्डिंग से रिवाइज करवाना शुरू करती हूँ। बिल्डिंग में 3 रेट्स हैं, रेजिडेंशियल 5, जनरल 10 और टेम्पररी स्ट्रक्चर 40। फर्नीचर एंड फिटिंग का सिर्फ एक रेट है 10%। प्लांट एंड मशीनरी रनिंग देम ऑन हायर तो 30%, अदर 15, यही है, हाँ। और अगर वो 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में एक्वायर और पुट टू यूज में साथ में यूज करना स्टार्ट कर दिया था तब, तो रेट था 15% एक्स्ट्रा एडिशन, ठीक है। फिर बात आती है शिप्स की, तो 20%। ओके, अभी तक का याद हो गया, ये। उसके बाद स्टूडेंट इसके अलावा अभी जो मैं आपको कैटेगरीज करवाने वाली हूँ, नाम जरूर अलग है लेकिन रेट एक है, वो है 40%, ठीक है। कौन कौन सी है, तो अगर एयरक्राफ्ट है, कंप्यूटर या लैपटॉप है, बुक्स हैं। अब बुक्स कैसी हो सकती हैं, कोई भी हो, चाहे वो लाइब्रेरी में रखी जाती हो, चाहे अदर बुक्स हो, और चाहे वो बुक्स ऐसी हो जैसे कि इनकम टैक्स की बुक होती है एनुअल पब्लिकेशन की, एक ही साल के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। तो कैसी भी बुक्स हो सब पर 40% का रेट है। फिर आता है, यहाँ तक समझ आ गया, यस। अब स्टूडेंट्स अगर विंडमिल्स है या फिर इक्विपमेंट्स है, जो विंडमिल्स होती हैं, ठीक है, तो उनका भी रेट 40% है। मैम ये 15 क्या है, जो विंडमिल इंस्टॉल करी गई है बिफोर 1 अप्रैल 2014 उनका रेट 15% था। बाद में उन्होंने कहा बच्चों को दिक्कत होगी याद करने में, तो सबका रेट 40% कर दो। पेपर में नॉर्मली ऐसा केस नहीं आएगा जहां पर इंस्टॉलमेंट करी गई है, इंस्टॉल किया गया है 1 अप्रैल 14 से पहले, स्टिल करा, तो एक माइंड में रखना 15% है। वैसे आने के चांसेस हैं वो आपको नॉर्मल देगा ऑन और आफ्टर वाला केस ही, ठीक है। फिर आते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली कैटेगरीज को छोड़ के बाकी चाहिए अलग कैटेगरी बनाते, सबका रेट 40% है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का रेट भी 40% है। हाँ, कोई और प्लांट एंड मशीनरी हुई तो इसके आगे लिखो मतलब जनरल रेट। कभी भी पेपर में अगर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा और सिर्फ आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो रेट रहता है 15%। कितना, 15%। आपने ऑयल वेल्स का नाम सुना है, क्या होते हैं, तेल की खाने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑयल वेल्स का जो रेट है वो भी है 15%। ओके,
याद हो गया क्लास में इटसेल्फ, आई होप सबको याद हो गया ये। फिर आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, और उसका रेट है 25%। ओके, अब एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो बिल्डिंग के केस में कितने रेट्स हैं? 3 रेट्स है। रेजिडेंशियल 5%, जनरल 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40%। फर्नीचर एंड फिटिंग का सिर्फ एक रेट है 10%। प्लांट एंड मशीनरी, इफ द व्हीकल है और व्हीकल यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर है तो 30%, नहीं तो 15। एक्वायर्ड बिटवीन 23 अगस्त 19 एंड 31 मार्च 20 है तो 15 ऐड। शिप्स के केस में 20, बाकी सबके केस में 40%। फिर कौन सा रेट आता है हमारे पास? जनरल रेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15 और ऑयल वेल्स भी 15। इंटेंजिबल एसेट्स 25%, कैसी भी हो। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है, मैम अगर कोई पर्सन है जो कि डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कर सकता। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसेसीज टू क्लेम डेप्रिसिएशन। काफी बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, क्या ये मैंडेटरी है? सो द आंसर इज यस, इट्स मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अब कुछ हमारे पास ई पे एबीएक्स और मोबाइल फोन्स हैं। दे आर द काइंड ऑफ द कंप्यूटर्स बट दे आर नॉट द कंप्यूटर्स। मोबाइल फोन को आजकल हम कंप्यूटर की तरह यूज कर रहे हैं, सारे काम करते हैं, बट कंप्यूटर है नहीं। तो मैम क्या इस पर 40% का डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, ये अदर मशीनरीज में आएगी, यानी 15% का लगेगा। ठीक है, तो मोबाइल को आप बेशक, या ईपीएबेक्स की मशीन को आप बेशक कंप्यूटर की तरह यूज करते हो, कंप्यूटर की तरह और कंप्यूटर होने में फर्क होता है, तो 40% नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे नोहा हो गया, नोहा मीन नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, या फिर एनी, दिस इज एनी, नॉट आंट, एनी कर देना, किसी भी तरीके का बिजनेस या कमर्शियल राइट ले लिया आपने बिजनेस का कि हम आपका बिजनेस चला सकते हैं किसी और सिटी में या कहीं भी, तो यस, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। लेकिन इनकम टैक्स में इस पर ये 25% का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है गुडविल, अदर देन गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर बिजनेस की गुडविल है या प्रोफेशन की गुडविल है तो उस पर ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है बिजनेस और प्रोफेशन की गुडविल दोस्तों बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जितना काम करोगे उतनी गुडविल बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर पे जो है उस पर हमें 40% का रेट है। हाँ, कंप्यूटर एसेसरीज पर, मतलब यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर, उस पर भी 40 है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन रेट फॉर कंप्यूटर एसेसरीज इज ऑल्सो 40%। अब बात आती है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन तब अलाउ किया जाता है जब असेट पुट टू यूज होती है, नॉट फॉर द रेडी टू यूज। मैंने पहले ही बोला, जब आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, डेप्रिसिएशन उसी साल से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चाहे 10 साल यूज ना करना, दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा, बट एक बार पुट टू यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स वाला है तो रेडी टू यूज भी चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट्स में और क्या क्या इंक्लूड होगा स्टूडेंट। अब कुछ भी है, मैंने आपको ऊपर सारी कैटेगरीज पढ़ा दी, व्हीकल्स, वो कोई अपैरेटस है, साइंटिफिक अपैरेटस, कुछ भी, हर कुछ प्लांट्स में इंक्लूड होगा। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा? लाइफ स्टॉक। देखो, बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग तो होगा ही नहीं, उसका अलग केस है। अगर कोई लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक यानी एनिमल्स हो गए, ठीक है, और या फिर कोई टी बुशेस हैं, तो वो जो है स्टूडेंट, दे आर द लिविंग बींग्स ना, तो वो प्लांट एंड मशीनरी में कैसे इंक्लूड कर सकते हो? दे विल नॉट इंक्लूड इन द केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, आई होप सबको ये जो अभी हमने सेक्शन 32 पढ़ा ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप ये सोच लेना, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन अब आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करेंगे बैलेंस हमारा डेप्रीसिएशन का पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अब हमने ये तो सीख लिया दोस्तों कि डेप्रिसिएशन रेट यानी सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या है, लेकिन अब बात आती है डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड कौन सा होता है। अब मेथड यानी कि अरे कैसे भी लगा देंगे, WDV, SLM या कोई सा भी नहीं। इनकम टैक्स ने हमें 2 मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं, एक SLM और एक WDV। SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम हर साल सेम परसेंटेज का टैक्स डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और WDV होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कि मान लो अगर 10% का डेप्रिसिएशन 1 लाख की वैल्यू पे लगना है तो पहले साल में 10,000 लगेगा, नेक्स्ट ईयर में 1 लाख माइनस 10%, कितनी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई? 90,000। फिर वो 10% उस 90,000 पर लगेगा। ध्यान आ गया सबको? यस। लेकिन ना अकाउंट्स में क्या होता था, हम WDV और SLM अपनी मर्जी से यूज करते थे कि कहीं भी कौन सा भी कर दिया, जो पेपर में लिख दिया वो कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स ने बोला अगर तो बिजनेस है जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, यानी अगर पावर बिजनेस है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसको जनरेट करने का या उसको जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का,
तो ऑप्शन दे दिया एसएससी को, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लो या डब्ल्यूडीवी। लेकिन इसके अलावा जितने भी एसएससीज हैं सबके लिए कह दिया दैट यू हैव टू फॉलो द डब्ल्यूडीवी मेथड ओनली। आप डब्ल्यूडीवी के अलावा कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये मेथड दैट इज एसएलएम किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन के लिए, और वो भी उनकी चॉइस है। उनको जो है ऑब्लाइज नहीं किया कि आपको यही यूज करना पड़ेगा। ओके, अब सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन सिस्टम है क्या, यानी डब्ल्यूडीवी क्या होता है और एसएलएम क्या होता है। तो स्टूडेंट, डब्ल्यूडीवी मेथड कैसे अप्लाई होता है, ये पूरे ब्लॉक पर अप्लाई होता है। ब्लॉक पर मतलब मान लो अगर मैंने बात करी कि एक पर्सन के पास 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, तो चारों बिल्डिंग्स बनाकर एक ब्लॉक बनाएंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है यानी सेम रेट है और सेम क्लास। ब्लॉक ऑफ असेट मतलब सेम क्लास की सेम रेट की असेट। जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन के पास ना 2 तरीके की बिल्डिंग्स थी, एक रेजिडेंशियल और एक नॉर्मल। जो जनरल बिल्डिंग थी वो अलग हो गई, वो ब्लॉक में नहीं आएगी क्योंकि उसका क्लास सेम है लेकिन रेट अलग है। लेकिन जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो ब्लॉक में आ गई, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी में आप पूरे ब्लॉक को इकट्ठा कर पूरा ब्लॉक लिख कर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, लेकिन एसएलएम में इंडिविजुअल असेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें ब्लॉक नहीं आता। क्लियर, यही हमारे सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ है। एसएलएम कहाँ फॉलो होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट्स के लिए। फिर बात आई, अब सीखते हैं अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसका एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताती हूँ। डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक निकालने का, ब्लॉक की रिटन डाउन वैल्यू निकालने का। आपके पास पिछले साल जो भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी उसमें आपने जो भी परचेज करी है ना असेट, वो सेम रेट प्लस सेम क्लास वाली, उसे ऐड कर दो। और उसके बाद जो भी असेट्स आपने सेल करी हैं उस सेम रेट सेम क्लास की, उसको माइनस कर दो। ये आ जाएगी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। ये है इसका एक नॉर्मल सा तरीका। अब पढ़ते हैं हमारी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ये क्या कहता है। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, फिर हम ऐड करेंगे सारी परचेजेस को यहाँ पर कहा भाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दोज असेट्स विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्विजिशन यानी परचेज करना। इनकी भी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जो पुट टू यूज, यानी कि स्टूडेंट उसने एक्वायर करने के बाद उसको जब यूज करना स्टार्ट किया तो उस फर्स्ट ईयर में जब एक्विजिशन हुई है और यूज हो रहा है, ठीक है, वो लेस देन 180 डेज के लिए हुआ है। अगर देखो इसमें ना 2 कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास। वो ये कहता है कि अगर तो असेट जो है, मान लो एक असेट का रेट जो है हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ही लगाते हैं 5% है, ठीक है, या प्लांट एंड मशीनरी का ले लेते हैं कोई भी 15% है। अगर तो वो लेस देन 180 डेज के लिए प्रीवियस ईयर में यूज हुई है, या लेस देन 180 डेज यानी कितना ही वियर एंड टीयर का एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसका 50% रेट एप्लीकेबल होगा, यानी 15% का 50%, 7.5%। इनकम टैक्स में क्या होता था, मंथ वाइज निकाल लेते थे। 5 मंथ्स के लिए किया तो 15% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 2 बातें बोली, लेस देन 180 डेज के पुट टू यूज हुआ है उस एक फाइनेंशियल ईयर में तो रेट का 50%, और अगर 180 डेज या मोर यूज हुआ है तो 100%, यानी पूरा 15% उसको लगेगा। बस इसमें ये देखना है। अब एक नई बात, अगर एक्वायर तो कर लिया लेकिन मान लो ईयर 2020 to 23 में उसने पुट टू यूज किया ही नहीं, तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर किस बात का डेप्रिसिएशन, हाँ अगर वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट हुआ तो फिर मिल जाएगा, वो तो अलग बात है ना। उसमें तो हमने कहा वो रेडी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसने कहा आप क्या करोगे क्वेश्चन में, जब भी आप परचेजेस लिखोगे तो तीनों कैटेगरीज को अलग अलग दिखा देना, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसान हो जाए और एग्जाम में काफी अच्छा इम्पैक्ट हो जाए दैट दिस पर्सन इज रेडी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएमए और अ सीएस। ओके, दैट इज दिस पर्सन इज रेडी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी। यस, अगर वो पुट टू यूज है 180 डेज या मोर के लिए, पुट टू यूज है लेस देन 180 डेज, ध्यान से 180 डेज भी है तो पूरा मिल रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक्वायर्ड है बट पुट टू यूज किया ही नहीं, इसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी असेट्स हमने सेल कर दी, दैट इज अ मनी पेएबल। मनी पेएबल मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ असेट, जितने में हमने असेट सेल आउट करी, ठीक है। हम कई बार मनी पेएबल को मान लेते हैं हमने पे करी यानी हमने परचेज करी, नहीं। हियर द मनी पेएबल मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट्स, यानी उतना प्राइस हमको रिसीव होगा। ओके, फिर और क्या माइनस करोगे। अब स्टूडेंट्स एक हमारे पास होती है स्लम्प सेल असेट, उसमें भी हमारे पास से जाती है
और कैसे जाती है, अब मान लो एक बिजनेस के 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। उस बिजनेस को लगा यार एक काम करता हूँ, इस चारों इसमें से जो यूनिट 1 है ना, इसको पूरा का पूरा सेल कर देता हूँ। कितने के लिए? 2.5 CR के लिए, 2.5 करोड़ के लिए। उसने कहा देखो जितनी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, सब आपकी, मुझे 2.5 करोड़ चाहिए। इसका मतलब उसने एक लमसम कंसिडरेशन के लिए सेल किया। ऐसा जो सेल होती है जिसमें लमसम कंसिडरेशन मिलता है वो होती है स्लम्प सेल। तो उसने कहा या फिर अगर ऐसी कोई भी असेट्स, अब स्लम्प सेल में भी असेट तो हमारे पास से गई, तो उसने कहा ऐसी कोई भी असेट है जो कि आपने ट्रांसफर करी है स्लम्प सेल में, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी आप माइनस कर दोगे। अगर असेट सेल हुई है तो उसका सेलिंग प्राइस माइनस हुआ है, ध्यान रखना। और अगर वो ट्रांसफर हुई है स्लम्प सेल में तो उसका WDV माइनस हुआ है। ओके, यस। फिर अब ये हमारे पास आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि हमारे पास अब WDV आ गई कि इस ब्लॉक की WDV ये है। वैसे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये मनी पेबल में क्या वैल्यूज लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर जितनी भी WDV आ गई, यानी इतनी वैल्यू इस टाइम हमारे पास है इस ब्लॉक की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। ओके, ये आ जाएगी क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक की, इतनी अब इसके पास है। नेक्स्ट बात आती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया कि अब जो WDV आई ब्लॉक की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। असेट यूज नहीं करी, नो डेप्रिसिएशन। यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो 50%, दैट इज हाफ रेट डेप्रिसिएशन। बैलेंस पे फुल रेट। ठीक है, अब अगर मान लो स्टूडेंट्स उस पर्सन ने असेट एक्वायर कर ली थी करंट प्रीवियस ईयर में, यूज नहीं करी, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन ब्लॉक में ऐड करोगे तभी। मैंने आपको इसमें देखो ये लिखकर भी बताया था, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ब्लॉक में तो दिखाओगे ना, पार्ट तो बन गया, वो इनकम टैक्स को सब सही सही दिखाना है, सच्चा सच्चा दिखाना है। उसके बाद बात आती है, अगर कोई असेट सेल हुई है तो उसकी कौन सी वैल्यू लोगे? मैंने कहा उसका सेल प्राइस लेना है, हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द फेयर मार्केट वैल्यू, वी विल टेक द सेल प्राइस ऑफ दैट असेट। अगर असेसी ने बिल्डिंग ट्रांसफर करी है तो उसके केस में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में हमारे पास एक वैल्यू आती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? जब भी बिल्डिंग का सेल परचेज होता है तो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटीज एक टैक्स लगाती है जिसको कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। दे आर द काइंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्जेस कि दूसरे पर्सन के नाम पे हो रही है। अब उन्होंने कहा जिस वैल्यू पर टैक्स लगाया वो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कि गवर्नमेंट ये वैल्यू मान रही है। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग का केस है तो जब सेल होगा तो उसमें हम स्टूडेंट्स फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू है हमें मतलब नहीं है, गवर्नमेंट की नजरों में क्या है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, ये देखेंगे। क्लियर? यस। चलो समझ आ गया स्टूडेंट्स इसमें? ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 50 वाला की बात की गई है, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अभी इस पे मत जाना। मनी पेबल का मतलब क्या हुआ? मनी पेबल का मतलब है वो सेल प्राइस, या मान लो किसी को इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनसेशन उस असेट के रिगार्डिंग में। क्लियर? अगर किसी ने असेट रद्दी में स्क्रैप में दे दी तो द अमाउंट ऑफ द स्क्रैप वैल्यू व्हिच हैव बीन रिसीव्ड, दैट इज द मनी पेबल। तो मनी पेबल को पे कितना किया उससे प्लीज मत मिलाना स्टूडेंट। सेक्शन 32 का हमारा सेक्शन 32 ने कहा भाई देखो ये रेट्स हैं, लेकिन सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 का एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मतलब क्या होता है? क्या बोला था मैंने आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में, दैट इज एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजन की एक्सेप्शन। और उसने यही कहा है कि देखो आपने अगर पुट टू यूज करा है लेस देन 180 डेज तो 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन ये वाली जो बात है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ उस साल अप्लाई होती है जब वो ईयर ऑफ एक्विजिशन होता है। बाद वाले सालों के लिए मैंने बोला था 10 साल भी यूज मत करना, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसके साथ साथ अब होता है हमारा सेक्शन 32 के सारे प्रोविजंस यहाँ पे ओवर। ओके, सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब अगर आप सोचो मैम वो 32(1)(2)A वाला वो सब पढ़ेंगे, यहाँ था डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन और वो सब भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे मैसेज कर कर बता दो कि हाँ हमें ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, जिससे हम इसी फ्लो में इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 2A। अब आप सोचेंगे मैम नोट्स में तो पहले सेक्शन 50 है, वो करेंगे बट आफ्टर दिस टॉपिक, दैट इज पहले डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद हम वो टॉपिक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब बात आती है कुछ असेसीज को, पर्टिकुलरली कुछ असेसीज को बोला गया कि आपको डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही,
लेकिन उनके काम को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कहा आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन यस, मतलब चाहे आपका कितना भी परसेंट का डेप्रिसिएशन बन रहा है, लेकिन आपको आपकी प्लांट एंड मशीनरी पर 20% का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे कि आप वो एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर पाओ। अब क्या ये हर किसी के लिए एलिजिबल है? नहीं। तो स्टूडेंट, वो असेसीज जो कि एंगेज्ड है, यानी जो कि बिजनेस कर रहे हैं किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने का, उसको प्रोड्यूस करने का, उसकी प्रोडक्शन का, या फिर पावर यूनिट्स में काम कर रहा है। पावर यूनिट यानी पावर को जनरेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इन केस में उसके पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर उसको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बात करेंगे। लेकिन मिलेगा किसको एडिशनल डेप्रिसिएशन? सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या फिर मतलब कुछ भी बना रहा है, या फिर जो पावर को जनरेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? सो इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 20%। कितना मिलता है? 20% मिलता है। और ये एक प्लांट एंड मशीनरी पे सिर्फ एक बार मिलता है। यस, इट मीन्स अगर किसी की सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर किसी की प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में लोकेटेड है तो मिलेगा, लेकिन अगर ऑफिस प्रीमाइजेस में या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में है तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ उनको मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कर रहे हैं, ऑफिस में थोड़ी ना कर रहे हैं। अब अगर कोई शिप्स, एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एक बात बताओ, शिप्स, एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट व्हीकल दे आर मशीनरीज, बट क्या वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? नहीं ना, तो उनको नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है, अभी हम आगे ना सेक्शंस पढ़ेंगे 35 AD वाला, उसमें 100% डिडक्शन मिल जाती है, यानी वो पहले ही साल में अपना 100% क्लेम कर लेता है। ऑल्दो उसने वो परचेज किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्टिल उसको कहते हैं कर लो 100% का आप क्लेम। एक तो 100% क्लेम कर चुका, यानी उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बस खत्म। अब और वो उस पर किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जिस पर कि वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाता? पहली बात, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे करेगा। कौन से पे नहीं करेगा? अगर वो सेकेंड हैंड है, या वो ऑफिस प्रीमाइजेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में है, वो किसी शिप, एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, या फिर ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिस पर कि 100% डिडक्शन अलाउड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैम क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल मिलेगा? नहीं स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर में मिलता है। यानी जिस टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने उस असेट को पुट टू यूज़ किया, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है। अब हो सकता है ना वो असेट जो है उस फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज हुई हो, फिर क्या करें? तो अगर ऐसा है तो इसका 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी 10%। लेकिन देखो, मैंने कहा दिस डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2, ये सिर्फ एक बार मिलता है। तो उन्होंने कहा मतलब 10% का नुकसान नहीं, तो आप 10% इन द ईयर ऑफ पुट टू यूज क्लेम कर सकते हो, और बैलेंस 10% जो है वह सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, नहीं है। देखो स्टूडेंट, फॉर्कलिफ्ट, जो फॉर्कलिफ्ट ट्रक होते हैं जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सो इट इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये क्या कह रहा है? जो फॉर्कलिफ्ट ट्रक होते हैं, अभी इसने ना एक बात बोल दी कि भाई जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। फिर बात आती है फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स की। मैम क्या इनको अलाउड है? ट्रक है, कहाँ अलाउड होगा? नहीं, अलाउड है। क्यों? फॉर्कलिफ्ट ट्रक क्या होते हैं? फॉर्क लिफ्ट ट्रक लिफ्टिंग के काम आते हैं। किसके? लिफ्टिंग के काम आते हैं। मतलब उनका काम ये नहीं होता कि वो आप सड़कों पे आपको चलते नहीं दिखते स्टूडेंट, दे आर अ काइंड ऑफ ट्रक्स जो कि फैक्ट्री के अंदर ही एक सामान, कोई बहुत भारी सामान है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसको उठा रहा है, ठीक है, उसको कहीं और पुट कर रहा है, वो इसलिए काम आता है। इट इज लिफ्टिंग ट्रक होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसको मत मानो, इसीलिए उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? यस, याद रखना, इसको नोट भी कर लेना, MCQ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अब और किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, तो वो बातें करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इन्होंने यहाँ पे बात करी, अगर कोई बिजनेस है जिसका काम है प्रिंटिंग करना या प्रिंट करके पब्लिश करना, सिर्फ पब्लिश करना नहीं, प्रिंट करना या प्रिंट करके पब्लिश करना, तो ऐसे को क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? एक बात बताओ, जब कोई बुक प्रिंट हो रही है या प्रिंट होकर पब्लिश हो रही है, तो वो भी तो कोई आर्टिकल थिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है ना,
प्रोड्यूस हो रहा है, तो यस दैट इज एलिजिबल फॉर द एडिशनल डेप्रीसिएशन। अब आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि मैम स्टडी मटेरियल में तो इतना बड़ा ये चैप्टर है, हम इतना इसको समराइज पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली इसके बाद में आपको जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो आप उसको देखते रह जाओगे, आप खुद फील करोगे हम हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, सो नो टेंशन। अगर आप पूरा पूरा